सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। क्यों, क्या, कैसे, कहाँ? बस ऐसे ही जैसे भी। अब ये जो शब्द है, आप चौंक गई ना अचानक? बिल्कुल, एकदम चौंक गई। लेकिन आपने पूछा, मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? बिल्कुल, इसीलिए बोल रही हैं ऐसा वैसा जैसा कह के। हाँ, तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना, जो मन में सवाल पैदा होते हैं, यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, जहाँ से सृजन की यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे। और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी, क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ लिया। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी दो सखियां मिलकर ऐसी मस्ती करती है। बिल्कुल। और ये कहा जाता है ना, जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी, जितनी गहरी होगी, सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आज का हमारा विषय भी यही है, सृजन का स्रोत और जिज्ञासा। बिल्कुल। और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जिवामे की संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना, तो इसके बारे में बात किया जाएगा। और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने, यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें। और मेला देखने कब गए, क्या खरीदा, क्या देखा, वहाँ की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखें, 4-4 लाइनों में, 5-5 लाइनों में, तो मजा आएगा। वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं। घोड़े बेचकर सोना, घोड़ा है, जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े, मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना, और वो ढेर सारे खरीद के ले आते थे। और उसमें शक्कर के मिठाइयाँ जो होती थी उसमें हाथी, घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी। तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस, और चिड़िया बनी रहती थी। और वो दिवाली पर खास तौर से प्रसाद के रूप में खिलौने मिट्टी के चढ़ाया जाता था। खिलौने आते थे। और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे, कि वो चक्री होती थी और जात, छोटे छोटे चिमटे, बेलन, और रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और मिट्टी के भी बिकते थे। और बाद में चीनी मिट्टी के। और बड़े सुंदर रंग भी होते थे, गुलाबी, सफेद पे गुलाबी, हरा, ऐसे लाइन करके। बड़ा आप कौन सा रंग खरीदती थी? जो वहाँ पे मिल जाते थे, गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदा ही। जाहिर सी बात है, जो रंग बोला है वही पसंदीदा रंग होता है, उसी को हम जाके चुनते थे। और कई बार उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे। और ऐसा भी होता था कि मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे, हर चीज मिल जाती थी। बिल्कुल। अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है। लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं, ताजी हो जाएंगी सबकी आज जब बातें करेंगे, है ना। और मेले में और भी तो कुछ होता था। वो तो हिंडोला, जो झूला होता था, तरह तरह के झूले होते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का, माता पिता का। फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढूंढाई मचती थी कि कौन कहाँ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेला जाना तो एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई, अभी हम कहीं खो न जाए, गुम न जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है। सबके भीतर एक मेला होता है, उन मेले का अनुभव होता है। तो उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें, और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना, ये मुहावरा है। मुहावरे बहुत सारे हैं, दिन भर चले अढ़ाई कोस, या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो आंगन टेढ़ा, बहुत सारे हैं। तो और बड़े बुजुर्ग, हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में, लोकोक्तियों में बात किया करते थे। लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है, तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं,
लिख भेजे हमें। क्या बात और अब हम क्या करें बताइए? हम तो गीत सुनते हैं। चलिए। हर साल
मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती की फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा। क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही हैं, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है। सही बात है। और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है। और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी वो शांत हो गई। बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है, तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था। और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है। तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही और किताबें पलटते हुए हम जब 1-2 पन्ने पलटते तो उसमें और भी 4 जानकारियां मिल जाती थी। बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली, भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों जैसे सवाल मन में उठते हैं। तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है। जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों, कब, तो वही चीज है। और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है। खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए? अंतराल लिया जाए। लेते हैं। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं। और सूरज इतना गर्म क्यों होता है, तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की। और अगर वो
प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से, तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा। ये सत्य है कि कुछ नया रचने, जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और ममता जी, इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है, तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है। यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही साकार रूप लेकर हमारे सामने आती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है, बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है। क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हैं हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है। अभी गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। हो तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना, दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेल कूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती हैं ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा के उसमें चली जाती, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है। हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीदकर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर, काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुरानी संग्रहालय की चीजों का और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है। बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी जरूरत होती है वो वहाँ से उस हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान, और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ, दरी हैं, तरह तरह के कपड़े, वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं। और मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है। मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है, लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है। बिल्कुल। और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन, आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं, तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है। और अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी, तेरा दिल तो मचलता होगा। तू भी तो मुझे मिलने को, तू भी तो मुझे मिलने को, दिन रात तड़पता होगा। जब आती होगी याद मेरी। लिखे तो होंगे खत मुझको, पर डाक में न डाले होंगे, पर डाक में न डाले होंगे, कि मुझको दिखाने के लिए तूने सब वो संभाले होंगे। बरसाना मेरा हाथ पाके तू, ठंडी आहें का भरता होगा। जब आती होगी याद मेरी, जब आती होगी याद मेरी।
से तेरा दिल भी धड़कता होगा जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल को मचलता होगा जब आती होगी याद मेरी हाय जब आती होगी। मंजरी जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेने का समय है, तो लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई हैं। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गांव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है। और मेले में ममता जी वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का, चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी, बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे। और एक चीज कि हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था। जी। हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी सेट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया। और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी है। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला, जिसे बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काला खट्टा काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे। तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए। फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी, बहुत मिन्नत करने पर। बिल्कुल। और कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है, उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचा रहे, जैसे लग रहा है हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह, हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती हैं। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओंठ और जबान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे, पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा है, कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा अलग ही होती थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोह पाश में बांधा है कि
देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं। फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं। और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना, मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए। जी, और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे। बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे, जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे। अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गांव में बंद हो गए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं जाती हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज्यादा क्रेज रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता है कि ये बहुत ज्यादा खिलौने की जिद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की जिद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मजा अलग ही होता है। वहां जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियां खरीदना, खाना, बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीजें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं। अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहां पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीजें मिलती हैं। वहां पर बहुत सारी लोक संस्कृति की चीजें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं। अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीजें, बर्तने, कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं। और तरह तरह की, जैसे आपने चूड़ियां, लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज्यादातर उम्र दराज लोगों की। बच्चों की भीड़ नहीं होती है। बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले वगैरह होते थे। क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देख आते हैं, दुर्गा पूजा देख आते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे। और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है। और हमारे साथी लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूँ, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था। हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के 4 दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई। बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी। अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि 2 छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब लोग मिल गए, बाहर आए, तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं। तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।
आया अकेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तो ममता जी, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी ऋचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक हैं। और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है कि कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं। तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना, वो इन ऋचा जो कर थी उनका गया। और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने ऋचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व CEO है। जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की एक कंपनी है। तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया। और ऋचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ऋचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में। उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श, मूल्य, संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी। ऐसे परिवार में ऋचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऋचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की। वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋचा ने IT क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफी काम आई। और ऋचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं। दुकानों में चयन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती। साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी। बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया।
और 2011 में ऋचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जिवामे में की शुरुआत की। ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने। और जो इस खरीदारी को, मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया। ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जिवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई $मिलियन हो गई। और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो ऋचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। ऋचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो, चाहे आप किसी छोटे शहर से हो, रूढ़िवादी परिवार से क्यों न हो, या समाज आपको पीछे खींचे। अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जी, अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं। ये भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। ओ देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। तुम साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरी राहों के कांटे अपनी पलकों से उठा लूं। तुम साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरी राहों के कांटे अपनी पलकों से उठा लूं। तू मेरा प्यार, मेरी बहार, मेरा सिंगार सजना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ के तराने जरा प्यार के। देखो काली काली घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे। भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। इस दुनिया की नजरों से दूर कहीं खो जाए। जी भर के जहां दिल झूमे, हम गीत मिलन के गाएं। सारे जग को छोड़ लिया तुझसे जोड़, जीवन ये मैंने अपना। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार के। देखो काली काली ये घटाएं, चली जाए न जी हमको पुकार के। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे।
कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे। और बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है। और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है। और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना? बिल्कुल, घोड़े बेच कर सो जाए। और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी। मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है। लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए, वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावतें मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रही नाचना आवे आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद आ गई। मेरी भतीजी की शादी थी। बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। 2-3 दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था। उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबराकर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई। क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं। वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है। इससे बड़ा खुशनसीब कोई है नहीं। बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती हो, गहरी नींद और देर तक आती हो। क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और जहाँ बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथी लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते ही हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या? इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना। अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग मैं कहूंगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहते हैं कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं। उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है। कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफी भागीदारी मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती है कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से। दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी। क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है। और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी। तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है। तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली
बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं। कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती है, ऐसी नींद भी होती है। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए और मंदिर चले गए और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाजा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि ये सोए ही नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि यह निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए। और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं। उनकी भी देखिए वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं। तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह पता चला वो 3 बजे सो रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।